हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमित सिंह। ये क्लास चल रही है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और इस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है कलेक्शन रखा जा रहा है, जो कि पिछले विगत वर्षों में आए हैं या जिनकी आने की संभावनाएं हैं। तो इसके पहले जो चैप्टर ख़त्म हुआ वो मानव जनन, और मानव जनन के बाद आज जो चौथा चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यदि आप थंबनेल पे आए हैं तो ज़रूर आप रुके रहिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे वीडियो तक देखते देखते आपके सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे और इस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको पता चल जाएंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, WHO का पूरा नाम क्या है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह इसका पूरा नाम है और यह विश्व में जो देश के लोग हैं जो नीचे गरीब या गरीबी रेखा के नीचे हैं और देश में एक सेवा भाव विश्व में कि जिससे क्या हो सके, विश्व का कल्याण हो सके, उसमें लगी हुई संस्था है। प्रश्न नंबर दूसरा, परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। तो यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुआ, 1951 ईस्वी में हुई और अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, परिवार कल्याण कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 3, उल्ब वेधन किसे कहते हैं। उल्ब वेधन किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। होता क्या है, जब गर्भ माँ के पेट के अंदर रहता है तो उस समय वह एक थैली के अंदर जमा रहता है जिसके अंदर एक लिक्विड, एक द्रव होता है। उस द्रव के अंदर वो बच्चा रहता है। फिगर में आप देख रहे होंगे। जब उस द्रव को क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव्य कहते हैं। क्या किया जाता है इस परीक्षण में कि एक इंजेक्शन के द्वारा माँ के गर्भ में एक इंजेक्शन को अंदर तक डाला जाता है, गर्भ तक, यूट्रस के पास तक, जिससे एमनियोटिक द्रव को उस थैली से बाहर निकाला जाता है, थोड़ा द्रव का, जिससे उस बच्चे से संबंधित जो कोशिकाएं होती हैं उस द्रव में तैरती रहती हैं और उस कोशिकाओं के जेनेटिक कोडों को, गुणसूत्र का हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि उसमें कोई आनुवांशिक बीमारी जैसे कि डाउन सिंड्रोम या हीमोफीलिया या सीकल सेल एनीमिया जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। लेकिन इस टेस्ट का एक ड्रॉबैक ये है कि इससे ये भी पता चल जाता है कि वह लड़का है या लड़की। ये आपको भी पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी लिंग की जांच करना क्या है, अपराध है। यह इस टेस्ट के बारे में था। यह अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज किसने की। तो बात होती गर्भ निरोध गोली क्या होती हैं, ऐसी गोलियां जो यूज की जाती हैं जिससे गर्भा यानी प्रेगनेंसी को रोका जा सके। इसकी खोज किसने किया था, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CDRI। यह कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। या सीधे से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CDRI कहाँ पे स्थित है, तो यह है लखनऊ में। और सहेली नामक जो पिल्स होती है, जो दवा गर्भ निरोधक गोली की खोज CDRI ने की, जिसको सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, स्तनपान अनार्तव किसे कहते हैं। स्तनपान अनार्तव एक क्या होता है, होता क्या है, जब बच्चा शिशु बाहर आ जाता है माँ के पेट से, उसी समय ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स निकलता है जिसकी वजह से माँ के स्तन यानी मेमरी ग्लैंड में दूध आ जाता है। उस स्तनपान की अवधि के समय जो 4 से 6 महीने तक होती है, उस समय तक आतारोचक यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब यह रुकी रहती है तो उस समय गर्भ ठहरने की संभावनाएं नहीं होती, इसीलिए यह 4 से 6 महीने तक गर्भ नहीं हो सकते। लेकिन यह एक 100% नियम नहीं है, यह बदल भी सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्तनपान अनार्तव। यानी स्तनपान करते समय जो स्त्री होती है
उसके 4 से 5 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यह यूपी बोर्ड में पूछा गया है 2022 में कि परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, फैमिली प्लानिंग की कौन कौन सी विधियां होती है जो गवर्नमेंट ने अप्लाई की है। तो पहला जो विधि है यहाँ पे कंडोम। कंडोम क्या होता है? एक रबड़ से बना हुआ एक युक्ति है, डिवाइस है, जिसको लगाने के बाद शुक्राणु का अंदर प्रवेश नहीं होता। अब महिलाओं के भी कंडोम आने लगे हैं, चित्र में आप देख रहे होंगे। यह भी यूज करके कि जो शुक्राणु और अंडाणु के बीच का संपर्क टूट जाता है। कंडोम इसलिए खासा प्रसिद्ध है क्योंकि इससे जो यौन संचारित रोग होते हैं वह भी नहीं होते, और युक्तियां होती हैं उनमें यौन संचारित रोग होने के खतरे होते हैं, जबकि इस युक्ति में ऐसा कोई भी खतरा नहीं होता। साथ में इसके डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और बोल्ट, ये 3 और युक्तियां हैं जो फिगर में आप देख रहे होंगे कप की तरह ये रबड़ की बनी हुई संरचनाएं होती हैं जिसको गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है, यूट्रस यानी नेक में लगाया जाता है गर्भाशय ग्रीवा के। साथ में इसके साथ कुछ केमिकल होते हैं जैसे शुक्रनाशक क्रीम, जेली या फोम, यह भी लगाए जाते हैं जिससे कि शुक्राणु जो है वह गर्भाशय तक न पहुंच सके और वहीं तक ये इनकी मृत्यु हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखते हैं, ये 2022 में पूछा गया है। आईयूडी को समझाइए और इसका पूरा नाम लिखिए। आईयूडी क्या होता है? इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं अंतः गर्भाशय युक्त इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होता है इसको हम समझते हैं। फिगर में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से गर्भाशय है, और गर्भाशय में ये युक्ति जो टी आकार की लगी हुई है उसी को क्या कहते हैं हम? कॉपर टी। कॉपर टी का एक अलग से नीचे क्वेश्चन है, उसको हम डिटेल में समझाएंगे। तो ऐसी युक्तियां जो गर्भाशय में लग जाती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं, या तो उनमें हार्मोन्स होंगे या बिना हार्मोन्स के। तो जो हार्मोन्स वाली हो जाएंगी उनको क्या कहते हैं? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। इनमें क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, यानी प्रेगनेंसी को रोक दें। और ऐसे होते हैं युक्तियां जो बिना हार्मोन्स की होती हैं, जैसे लिप्सेलूप, तांबा मोचक आईयूडी में क्या आता है? कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है, मल्टीलोड 375 कॉपर टी, ये सब ऐसे होती हैं जिसमें कॉपर मेटल यूज किया जाता है। तो आईयूडी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप फिर से समझ लीजिएगा कि ऐसी युक्तियां जो गर्भाशय में यूज की जाती हैं जिस पे गर्भधारण की जो प्रकृति है वह न हो सके और बच्चे के बीच क्या हो? गैप हो। जैसे 2 से 4 साल अगर कोई स्त्री है वो गैप चाहती है तो इन युक्तियों का वो प्रयोग कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 कॉपर टी को समझाइए। कॉपर टी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। लगातार हुआ क्या है कि हमने कई पेपर को सर्च किया तो उसमें कई कोड होते हैं कि एक प्रदेश में 3 या 4 पेपर बनते हैं 2022 के, तो हर पेपर में घूम फिर के ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2022 में कॉपर टी के लिए आया है कि कॉपर टी को समझाइए। कॉपर टी क्या होता है? एक कॉपर यानी तांबे की धातु से बनी संरचना होती है जिसमें रबड़ भी लगी होती है, आप फिगर में देख रहे हैं। उसको जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसमें टी आकार का होता है, उसी में क्या होता है? इस कॉपर टी को फिट कर दिया जाता है। और जब इस कॉपर टी को फिट कर देते हैं तो कॉपर के परमाणु गर्भाशय के द्रव में मिक्स होने लगते हैं, और जैसे कॉपर के परमाणु मिक्स होते हैं तो वहाँ पे भक्षण करने की प्रक्रिया तेज हो जाती है, द्रव गाढ़ा हो जाता है जिससे शुक्राणु गति नहीं कर पाते और उनको वहीं पे मार दिया जाता है या कॉपर के संपर्क में आने से मरने लगते हैं। इस वजह से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, और यह एक बिना किसी साइड इफेक्ट से यूज होने वाली युक्तियां हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की, पिल्स या गोलियां किसे कहते हैं? तो पिल्स ऐसी गोलियां होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, जिसको खाने से गर्भ का ठहराव नहीं होता। इनमें 2 हार्मोन्स होते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और दूसरा क्या है? एस्ट्रोजन। कभी कभी इन गोलियों में या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या तो प्रोजेस्टेरोन
और एस्ट्रोजन दोनों को मिला के रहते हैं, जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं हो पाता। और इसको लेना कैसे होता है, लगातार 21 दिन लेना, फिर गैप करना, फिर 21 दिन, फिर अगले आतरु चक्र के शुरुआत से ही। गर्भ निरोध की स्थायी विधियों को समझाइए। ये क्वेश्चन 2020 में है। पूरी प्रबल संभावना है कि इस बार वाली बोर्ड परीक्षा में भी यह आ सकता है कि गर्भ निरोध की स्थायी विधियां, कि ऐसी विधियां कि एक बार हो जाए तो फिर दोबारा उसमें प्रेगनेंसी ना हो सके। तो जो पुरुषों में होती है उसको क्या कहते हैं, शुक्रवाहक उच्छेदन। शुक्रवाहक उच्छेदन यानी वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में क्या होता है, फिगर में आप देख रहे होंगे, इसमें होता है कि जो वृषण कोष होता है उसमें एक चीरा लगाते हैं और चीरा करके कहाँ तक पहुँचते हैं, शुक्रवाहक तक पहुँचते हैं। और जब शुक्रवाहक व डिफरेंस तक पहुँच जाएंगे तो वहाँ पहुँचने के बाद शुक्रवाहक को काट देते हैं और काट देने के बाद क्या होता है, गांठ लगा देते हैं। अब होता क्या है, टेस्टिस में भरे शुक्राणु बने बट वह आगे तक शुक्राशय तक नहीं पहुँच पाते, जिससे शुक्राशय यानी शुक्राणुओं का बाहर निकालना संभव नहीं हो पाता। तो ये प्रक्रिया, ये शल्य चिकित्सा है, ऑपरेशन के द्वारा होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहक उच्छेदन, और सामान्य भाषा में इसको हम नसबंदी बोलते हैं। अब बात आती है कि स्त्रियों में क्या होता है। स्त्रियों में जो तकनीकी के द्वारा होता है, जो स्थायी युक्ति है, उसे कहते हैं डिंबवाहिनी नलिका उच्छेदन। डिंबवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब का क्या करना, ऑपरेशन करके उसको काट के बांध देना। आप देख रहे होंगे फिगर में कि वहाँ पे जो अंडवाहिनी कहाँ पे आती है, गर्भाशय तक मिलती है, और गर्भाशय से मिलने के पहले इस्थमस पोर्शन में उसको काट के और उनको गांठ लगा देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। तो कभी कभी ये बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि नसबंदी जो नरों में होती है उसको क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी, और जो महिलाओं में होती है उसको क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। तो ये शब्द आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, एसटीडी। एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। जब कोई, यह रोग क्या होता है, जब स्त्री और पुरुष मैथुन क्रिया के दौरान संबंध बनाते हैं तो यह रोग एक दूसरे में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे में चले जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संचारित रोग कहते हैं। इनमें कुछ उदाहरण आपको दिए हुए हैं, जैसे गोनोरिया जिसको सुजाक कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, हर्पिस, लैंगिक मत्स्य और एड्स। यह सब ऐसी बीमारियां हैं जो मैथुन क्रिया के द्वारा फैलती हैं। एड्स का जो फुल फॉर्म, कभी कभी एड्स का फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह एड्स का फुल फॉर्म है, नीचे दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। इन विट्रो यानी ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर हो और बाहर ही भ्रूण बने, फिर उस भ्रूण को लाके कहाँ, माँ के गर्भाशय के अंदर डाल दें। फिगर में आप देख रहे होंगे कि बाहर जो है शुक्राणु और अंडाणु को मिला रहे हैं, मिलने के बाद जाइगोट बना, उस जाइगोट में जब भ्रूण का विकास होने लगा उसको माँ के फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में या तो गर्भाशय में जब लगाते हैं तो यह सारी प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसे पात्रे निषेचन भी कहते हैं। और जो सामान्य भाषा है उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यह कब होता है कि जब बाध्यता इनफर्टिलिटी हो, यानी कोई भी स्त्री पुरुष जिनकी शादी हुई है वो अगर संतान नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं तो इस तरीके से इन तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, जिसको कहते हैं ZIFT। ZIFT किसे कहते हैं या इसका पूरा नाम बताइए। तो जेड मीन्स क्या हुआ, जाइगोट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। होता क्या है, जब बाहर भ्रूण बनाने लगते हैं तो जब उसमें 8 जो होते हैं ब्लास्टोमियर कोशिकाएं हो जाती हैं तो उनको उठा के कहाँ डाल दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। तो यह प्रक्रिया कहलाती है ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर।
तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर किस में पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए हैं या एनसीईआरटी में दिए हैं, तो इसके फुल फॉर्म आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आईयूटी को पूरा लिखिए या इसका पूरा नाम बताइए। आईयूटी मीन्स इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। होता क्या है, जब 8 से ज़्यादा कोशिकाएं एम्ब्रियो में बन जाती हैं तब उसको फैलोपियन ट्यूब में न डाल के, यानी अंडवाहिनी में न डाल के, उस भ्रूण को हम कहाँ डालते हैं, गर्भाशय में डालते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आईयूटी। क्वेश्चन नंबर 15, जीआईएफटी और आईसीएसआई को पूरा लिखिए, इसका पूरा नाम बताइए। तो होता क्या है, जीआईएफटी मीन्स गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। जब गैमीट को ही किसी फीमेल के यूट्रस में डाल दिया जाता है, यानी कोई ऐसी स्त्री है जिसके अंदर यानी गर्भाशय का वातावरण सही हो, उसके अंदर क्या ओवम यानी अंडाणु को जब डाल देते हैं, गैमीट को डाल देते हैं, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। यानी उस गैमीट को हम कहाँ डाल दे रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में डाल दें, बाकी जो है प्राकृतिक निषेचन के द्वारा उसमें संतान की उत्पत्ति होती है। अगला है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईसीएसआई को क्या कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें होता क्या है कि एक जब शुक्राणुओं को अंडाणु को भेदने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वह भेद नहीं पाते, क्योंकि एक्रोसोम उतने बेहतर नहीं बन पाते, तो इंजेक्शन के द्वारा शुक्राणुओं को कहाँ डाल दिया जाता है, ओवम यानी अंडाणु के अंदर डाल देते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आईसीएसआई। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 16, जनन ग्रंथियों को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? यदि आप इन यानी अंडाशय या वृषण को हटाना, क्या यह गर्भ निरोध की सही तकनीक है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यदि इन अंडाशय यानी स्त्रियों से अंडाशय हटा दिया जाए या पुरुषों से वृषण को हटा दिया जाए तो इससे समस्या ये उत्पन्न होगी कि इनसे जो बनने वाले हार्मोन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन शरीर में नहीं जा पाएंगे, जिसके वजह से सही बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं या द्वितीय लैंगिक लक्षण होंगे वह सही से उत्पन्न नहीं हो जाएंगे, वह पूरे तरीके से शरीर विकसित नहीं हो सकता। तो यह सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 यह ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। 2020 में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग सेट पे कि परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में है, समझाइए। और परिवार नियोजन में कौन कौन सी विधियां हैं, तो प्राकृतिक विधियां मैंने बताई, फिर उसको बैरियर विधि के द्वारा जैसे कंडोम और बोल्ट और ये सब लगा के, और दूसरी क्या थी कि आप जो है अस्थाई विधियां जैसे नसबंदी यानी वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी के द्वारा भी परिवार नियोजन कर सकते हैं। तो यह इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे समराइज हो जाता है। और एक चीज़ बता दें, अगर इस चैप्टर का फुल डिटेल आपको चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में हम कैसे लिखें, तो इस पूरे चैप्टर का PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप डिटेल से इसको देख सकते हैं और आप मन लगा के तैयारी करें। मेरा पूरा प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बायोलॉजी में गेन करें। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।